हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2020-21 का AKTU का क्वेश्चन पेपर। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में, जिससे आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना ज़रूरी होता है। और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। हमें जो है रेनॉल्ड्स नंबर के सिग्निफिकेंस बताने हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब किसी भी फ्लूइड के फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है रेनॉल्ड्स नंबर के यूज़ करते हैं। कि हमारा रेनॉल्ड्स नंबर बताता है कि जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब किस तरीके से वो जो है फ्लो हो रहा है, मतलब उसके टाइप को बताने के लिए हम जो है रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी सेडिमेंटेशन रेट। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर उसकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। हमें जो है एट्रिशन और इम्पैक्ट को डिफाइन करना है। सबसे पहले आ जाता है हमारा एट्रिशन। ड्रग्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड रिड्यूस देयर साइज। हमारा एट्रिशन में क्या होता है, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से उनका जो साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं एट्रिशन। और इसका हमारा एग्जांपल आ जाता है बॉल मिल। इसी तरीके से आता है हमारा सेकंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हिट बाय हाई स्पीड मूविंग सब्जेक्ट। मतलब कोई भी हमारा स्टेशनरी कोई ड्रग है जिसको हमारा जो हाई स्पीड कोई भी चीज़ मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसको हिट कर रहा है। अब हिट करेगा तो उसका जो है साइज़ जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब वो छोटा होगा टूटने की वजह से, तो वही उसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा हैमर मिल। हैमर मिल में जो होता है, हैमर जो होता है वो हमारा मूव कर रहा होता है और हमारी जो ड्रग होती है वो हमारी स्टेशनरी फेज़ में होती है। अब जो हैमर है बहुत तेज़ी से आके ड्रग के साथ कोलाइड करता है, उसे हिट करता है और वो जो है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। हमें जो है कोई भी 2 मैकेनिज्म बताने हैं हमें साइज सेपरेशन के। इसमें हमारा आ जाता है सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग। इनके द्वारा हम जो है साइज सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्रेस फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। फूरियर्स लॉ जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फूरियर्स लॉ बेसिकली कहता क्या है, इसको जो है आप 3 पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। फिर बेसिक हमारी फूरियर्स लॉ की इक्वेशन जो है वो हमारी ये वाली इक्वेशन है फूरियर्स लॉ की। ये हमारा क्या कहता है, जो भी हमारी हीट ट्रांसफ़र है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के और हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी टेम्परेचर ग्रेडियंट के। बट हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी विड्थ की, मतलब जितनी ज़्यादा वो जो वॉल है जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो हमारा कम होगा। तो वही हमारा बता रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। हमें जो है इवेपोरेशन को डिफरेंट करना है हमें ड्राइंग और डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इसमें आ जाता है इवेपोरेशन इज़ यूज टू कंसनट्रेट लिक्विड्स वाइल ड्राइंग इज़ यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉलिड। मतलब इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा लिक्विड को कंसनट्रेट करने के लिए हम करते हैं, बट हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस है वो हम जो है वाटर को रिमूव करने के लिए करते हैं सॉलिड में से। मतलब सॉलिड में अगर कोई वाटर प्रेजेंट है, मतलब कोई भी हमारा वाटर है या मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी भी सॉलिड पाउडर में, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और किसी भी लिक्विड को कंसनट्रेट करना है तो उसे हम इवेपोरेशन की हेल्प से करेंगे। फिर थर्ड आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। डिस्टिलेशन जो होता है वो हमारा सेपरेशन और प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। आप मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। डिस्टिलेशन इन विच अ सब्सटेंस इज हीटेड अंडर वैक्यूम। ये जो है एक तरीके की डिस्टिलेशन होती है जिसमें हमारा सब्सटेंस जो होता है उसको वैक्यूम के अंदर हीट गर्म करा जाता है। द प्रेशर बीइंग सो लो दैट इंटरमोलिकुलर कोलिजन कैन ऑकर बिफोर कंडेंसेशन। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले हमने जो है ऊपर से फीड डाली, फीड को डालने के बाद हम जो है उसको वैक्यूम अप्लाई कर देंगे। वैक्यूम अप्लाई करने के बाद क्या होता है, हमारा उसमें जो है हीटर्स लगे होते हैं, वो हीट होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा फीड है जो लिक्विड है वो वेपर फेज़ में आ जाएगा। अब वेपर फेज़ में जो होता है हमारा वो जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, अब वो वेपर्स जो है वो हमारे ट्रैवल करती हैं मीन फ्री पाथ को, और मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करने के बाद वो जो हमारा कंडेंसर से स्ट्राइक होती है।
अब जब वो वेपर्स जो है वो कंडेंसर के पास जाके टकराएंगी तो कंडेंसर जो है उसको कंडेंस कर देगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो है इसमें जो वेपर्स होते हैं, जो हमारा वेपर्स हैं, वो मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करके कंडेंसर से स्ट्राइक करते हैं और कंडेंस होकर हमें जो है लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में बताना है। स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ टू सॉलिड्स कंपोनेंट्स दैट प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ फेज टू लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर। बेसिकली हमने क्या करा है, इसमें यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में बताना है। यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारे दो सॉलिड जो है वो हमारा मिक्स करते हैं, जिस जो है स्पेसिफिक कंपोजिशन में उनको मिक्स करने के बाद वो जो है अपना फेज़ को कन्वर्ट करके वो जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग विद एग्जांपल। हमें जो है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में हमें जो है डिफरेंस बताना है उसके एग्जांपल्स के साथ। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है मिक्सिंग ऑफ सेम फाइबर्स। सबसे पहले हमारा मिक्सिंग में क्या होता है, हमारा सेम तरीके के फाइबर्स को हम जो है मिक्स करते हैं, उसे हम मिक्सिंग कहते हैं। इसी तरीके से ब्लेंडिंग में क्या है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, मतलब अलग अलग तरीके के फाइबर्स को हम जो है मिक्स करेंगे तो उसे हम ब्लेंडिंग कहेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें क्या है, हम सेम फाइबर्स को मिक्स कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। बट इसमें क्या है, हमारा ब्लेंडिंग में मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें क्या हम अलग अलग फाइबर्स को मिक्स कर रहे हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। इसमें हमारा एग्जांपल आता है मिक्सिंग ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन कॉटन, मतलब इंडियन और अमेरिकन कॉटन को हम जो है मिक्स करेंगे उसे हम कहेंगे मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का एग्जांपल आ जाता है ब्लेंडिंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, मतलब पॉलिएस्टर और कॉटन को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसे हम कहेंगे ब्लेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू राइट पॉइजली एंड डार्सी इक्वेशन फॉर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए हमें जो है पॉइजली और डार्सी इक्वेशंस के बारे में बताना है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में हमने पढ़ा था हमारे पास जो है 3 थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट थी हमारी पॉइजली इक्वेशन, सेकंड थी हमारी डार्सी इक्वेशन और थर्ड थी हमारी कॉज़नी-कार्मन इक्वेशन। और कॉज़नी-कार्मन इक्वेशन जो थी वो इन दोनों की हमारी पॉइजली इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन का रिजल्टेंट थी, तो इसलिए हम जो है कॉज़नी-कार्मन इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट हमारा यहाँ पर जो है पॉइजली इक्वेशन के बारे में बताना है और हमारा डार्सी इक्वेशन के बारे में बताना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा पॉइजली इक्वेशन क्या आती है, हमारी पाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 L ईटा। इसी तरीके से हमारी डार्सी इक्वेशन क्या है, हमारी के ए क्या हमारा एरिया, डेल्टा पी क्या हमारा प्रेशर डिफरेंस, ईटा क्या हमारा विस्कोसिटी और एल क्या हमारा थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। तो इस तरीके से हमारी पॉइजली इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 ऑफ ईच। मतलब इन दोनों का हमारा फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बताना है और इन दोनों के हमें जो है 2 एग्जांपल्स बताने हैं। फेरस मेटल्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है उसे हम फेरस मेटल्स कहते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। और नॉन फेरस कौन सा होता है, जिसमें हमारा आयरन अब्सेंट होता है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है एल्यूमिनियम और लेड। तो उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है हमारे 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें जो है हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारे 10 मार्क्स का होता है, तो हमारे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो हमारा पूरा सेक्शन बी जो होता है वो हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ नीट स्केच ऑफ 2 फ्लूइड मैनोमीटर्स, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर्स। हमें जो है स्केच बताना है हमारे 2 फ्लूइड मैनोमीटर का और फिर हमें जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है सिंपल मैनोमीटर की। तो इस तरीके से हमारा जो है 2 फ्लूइड मैनोमीटर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल मैनोमीटर्स। अ मैनोमीटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब मैनोमीटर जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, वो जो है हमारा सिंपली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टिल्ड लिक्विड और गैस। और हमारा मैनोमीटर्स यूज़ क्यों करा जाता है, हमारा मैनोमीटर जो है वो हमारा यूज़ करा जाता है हमारा कोई भी गैस या फिर हमारा कोई भी लिक्विड को हमारा जो है प्रेशर मेज़र करने के लिए हम मैनोमीटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है वर्किंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है हमारा वन एंड इज़ कनेक्टेड टू सील टाइट गैस टू मेज़र द सोर्स ऑफ प्रेशर। हमारा एक एंड जो होता है हम सील टाइट गैस पाइपलाइन से हम जो है कनेक्ट कर देते हैं, जिसका हमें जो है प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है। वेयर इट्स अदर एंड इज़ लेफ्ट ओपन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें हमारा दूसरा जो एंड होता है, मतलब एक एंड को हमने जो पाइप से कनेक्ट कर लिया है जिसमें हमारी गैस फ्लो हो रही है, और दूसरा एंड जो है उसको हमने जो है एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया है जिसमें हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है सिंपल मैनोमीटर्स में यू शेप्ड मैनोमीटर्स, जिसको हम जो है सिंपल मैनोमीटर्स की तरह यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा F = mg, हमारा फोर्स क्या होती है हमारी मास पर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी।
फिर आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितने फोर्स जो है हम कितने एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं उसे हम प्रेशर कहेंगे। फिर आता है हमारा मास। मास हमें बताना है, मास क्या होता है हमारा रो वी। अब ये कहाँ से आया हमारा? डेंसिटी क्या होता है हमारा? डेंसिटी होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इससे हमारा मास जो है उसको वहीं रहने देने हैं और हमारे ये जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे डेंसिटी के, तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमारा मास निकल गया है। और इस तरीके से हमारा वी वॉल्यूम क्या होता है हमारा? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये हमने 4 बेसिक फार्मूला हमने यहाँ पे रख लिए हैं। फिर हम जो है इसको फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब फार्मूला कैसे ड्राइव करना है? सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे। प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया हमने ये देखा ही था। अब फोर्स हमने जो फोर्स का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब फोर्स क्या था हमारा? mg, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब वही हमने लगा दिया, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हमारा आ जाएगा प्रेशर। फिर हम जो है mg हमारा, फिर हम क्या करेंगे? m जो है हमारा m का फार्मूला पुट करेंगे। m का फार्मूला क्या था? रो वी। हमने यहाँ पर निकाला था रो वी जी बाय ए, ये हमारा आ जाएगा प्रेशर का फार्मूला। फिर हमारा जो है इसको हम क्या करेंगे? हमारा वॉल्यूम क्या है हमारा? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर हम जो है वॉल्यूम की जगह एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट डाल देंगे। तो हमारा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट डालने के बाद हमारा एरिया ये दोनों कट आउट हो जाएंगे और हमारा फार्मूला आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो इस तरीके से हमारा जो है सिंपल मैनोमीटर्स का फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। हमें जो है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर की प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन बतानी है और वर्किंग बतानी है। फिर हमारा इसका सेकंड पार्ट आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। फिर जो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है 10 मार्क्स में। तो इसको जो है बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो होती है हमारी ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इस तरीके से होती है। हमारे इसमें जो है 3 इफेक्टर होते हैं, मतलब 3 इफेक्टर हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रिपल इफेक्ट बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा फर्स्ट इफेक्ट में हम जो है यहाँ से स्टीम डालते हैं और ऊपर से फीड डालते हैं। अब यहाँ से स्टीम जो है वो हमारी फीड में हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। अब धीरे धीरे फीड जो है वो हमारा गर्म होना स्टार्ट होगी और हमारा फीड जो है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो वेपर्स जो है हमारे फीड के वेपर्स फिर हम इसके स्टीम की तरह डालेंगे, मतलब इसमें हम जो है सेकंड वाले में स्टीम नहीं डालते, इसमें हम जो है फर्स्ट वाले के वेपर्स डालते हैं। अब ये वेपर्स जाएंगे तो ये वेपर्स जो है अपनी हीट रिलीज़ करेंगे और हमारी ये वाली फीड सेकंड वाले की जो फीड है वो भी हमारी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगी और वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होगी। इसी तरीके से हमारे सेकंड में जो वेपर्स बनेंगे वो हमारे थर्ड वाले में जाएंगे और उसको हम एज अ फीड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें बेसिकली हमारा स्टीम जो होती है वो सिर्फ हम फर्स्ट वाले में डालते हैं और फिर हम इस तरीके से हम जो है इसमें यूज़ करते हैं और इसी तरीके से हमारे इसका प्रोडक्ट भी यूज़ करा जाता है। हमारा फर्स्ट वाले का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सेकंड वाले की फीड में डालते हैं, जो कि पहले से ही थोड़ा सा कंसंट्रेट हो चुका है, और फिर हम उसको सेकंड वाले में डालेंगे तो वहाँ पे हमारा इसका इवेपोरेशन होगा और ये और कंसंट्रेट हो जाएगा। फिर हम इसका और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो है उसको हम थर्ड वाले में डालेंगे और थर्ड वाले में ज़्यादा ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब हमारा जो है जितना हमें कंसंट्रेट चाहिए उतना हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा कंसंट्रेट मिल जाता है और हम यहाँ से थर्ड वाले से नीचे से आउटलेट से हम जो है यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और इस तरीके से हमारा जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है उसकी वर्किंग होती है। चलिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल इन दिस इवेपोरेटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। इसमें क्या होता है हमारे इवेपोरेटर्स जो होते हैं वो हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, जैसे आपने देख रहे हैं आप डायग्राम में। इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल, ये जो था हमारे लार्ज स्केल के लिए यूज़ करा जाता है। एंड इट इज़ यूज फॉर हाई कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, और ये जो हमारा हाई कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारा इसका मेन स्टेप्स आ जाते हैं, मतलब कितने स्टेप्स में हम जो इसको यूज़ करते हैं। इट ओकर इन 3 स्टेप्स, ये जो हमारा 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट स्टेप प्री हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में हमारी सॉल्यूशन की प्री हीटिंग होती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर्स बाय स्टीम हीटिंग, और थर्ड स्टेप में होता है हमारा कंडेंसिंग द वेपर्स रिमूव्ड। तो इस तरीके से हमारे इसके जो है स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है। चलिए इसका वर्किंग देख लेते हैं। इस तरीके से वर्किंग के थ्रू आप जो है इसको ईजिली समझ जाएंगे। इन द फर्स्ट इफेक्ट हाई प्रेशर स्टीम इज़ यूज टू इवेपोरेट सॉल्वेंट्स फ्रॉम द फीड। हमारा फर्स्ट इफेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट इफेक्ट में हम जो है स्टीम को प्रोवाइड करते हैं। स्टीम जो है हाई प्रेशर से हम स्टीम को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फीड है हमारे फर्स्ट वाले के अंदर वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगी हमारी वेपर्स में। द इवेपोरेटेड सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज़ यूज फॉर इवेपोरेटिंग द फीड इन सेकेंड इफेक्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से हमारा जो भी फर्स्ट वाले की वेपर्स बनी है, मतलब हमने स्टीम इंट्रोड्यूस कराई, अब स्टीम जो है अपनी हीट को रिलीज़ कर देगी और वो जो हमारा फीड इसमें पड़ी हुई थी, यहाँ पे हमारा फीड है,
फीड जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी वेपर्स में। अब वो जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स जाएंगी हमारे सेकंड वाले की स्टीम की जगह, और वो हमारा सेकंड वाले में जो भी हमारे अंदर फीड भरी हुई है उसको इवेपोरेट करेगी। इवेपोरेटेड सॉल्वेंट्स फ्रॉम सेकंड स्टेज इज़ यूज फॉर इवेपोरेटिंग कंसनट्रेटिंग फीड इन द थर्ड। इसी तरीके से हमारा जो भी वेपर्स बनेंगे हमारे सेकंड वाले में वो हमारा यूज़ करेंगे हम थर्ड वाले में जो हमारा फीड है उसको कंसनट्रेट करने के लिए हम जो है सेकंड वाले की वेपर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। फाइनली इवेपोरेटेड सॉल्वेंट फ्रॉम द थर्ड इफेक्ट इज़ कंडेंस इन द स्टीम कंडेंसर यूजिंग कूलिंग वाटर ऑन ईच साइड। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो भी थर्ड इफेक्ट में से जो भी हमारी वेपर्स यहाँ से निकली है उसको हम जो है कंडेंस कर लेंगे कंडेंसर के थ्रू, और उसको जो हम कलेक्ट कर लेंगे। कंडेंसेट फ्रॉम ऑल थ्री इफेक्ट इज़ कलेक्टेड इन द कंडेंसेट रिसीविंग टैंक्स विच इज़ प्योर सॉल्वेंट्स एंड हैंस रीयूज्ड इन द प्रोसेस। हम जो है तीनों सॉल्वेंट्स में से, मतलब तीनों में से जो भी हमारा कंडेंसेट यहाँ से निकल रहा है, ये जो हमारा कंडेंसेट है, ये वाला कंडेंसेट और ये वाला कंडेंसेट, इन तीनों को कंडेंसेट करने के बाद हम जो है वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इनको जो हम कलेक्ट कर लेंगे। ये जो होता है हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है जिसको हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं हम इस प्रोसेस में दोबारा। तो इस तरीके से हमारी इसकी वर्किंग होती है। मतलब इसमें जो है कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब जो भी हमारे फर्स्ट वाले के वेपर्स है वो हमारा सेकंड वाले को इवेपोरेट करेंगे, सेकंड वाले के वेपर्स हमारे थर्ड वाले को इवेपोरेट करेंगे, और जो भी इन वेपर्स का हमारा कंडेंसेट बना है उसको हम जो है रीयूज़ कर लेंगे एज अ फीड, और जिसको हम दोबारा जो है फीड में इंट्रोड्यूस करा के उसको जो है दोबारा उसमें कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हम जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम इसके इकोनॉमी देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड इकोनॉमी। जो हमारे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम जो हम उसको मेज़र करते हैं इकोनॉमी और कैपेसिटी के टर्म्स में। कैपेसिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वाटर वेपराइज पर आवर्स। मतलब कैपेसिटी क्या होती है हमारी, एक घंटे में कितने जो वाटर है, कितना वाटर हमने जो वेपराइज कर दिया उसे हम कैपेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाता है वाटर वेपराइज पर आवर्स। मतलब एक घंटे में कितना वाटर जो है वो वेपराइज हुआ है उसे हम कैपेसिटी के तौर पे हम जो है उसको मेज़र करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वाटर वेपराइज फ्रॉम ऑल द इफेक्ट्स पर किलोग्राम ऑफ स्टीम यूज। मतलब 1 किलोग्राम स्टीम यूज़ करने पे हमारा कितना किलोग्राम जो है वो वाटर वेपराइज हो चुका है सभी इफेक्ट में से, उसे हम कहेंगे इकोनॉमी। फॉर सिंगल इफेक्ट स्टीम इकोनॉमी इज़ 0.8। हमारा सिंगल इफेक्ट के लिए हमारा स्टीम इकोनॉमी कितनी होती है हमारी 0.8। इसी तरीके से हमारा इकोनॉमी का फॉर्मूला आ जाता है टोटल वाटर वेपराइज पर केजी ऑफ स्टीम। मतलब कितने 1 किलोग्राम में हमारा कितना वाटर जो है वो वेपराइज हुआ है उसे हम कहेंगे इकोनॉमी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ फ्रीज ड्रायर्स। हमें जो फ्रीज ड्रायर के बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। उसमें हमें जो है प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्रीज ड्रायर की कंस्ट्रक्शन होती है। ये हमारा चैम्बर होता है, यहाँ पे हमारा डोर्स होते हैं, और ये हमारा कंडेंसर होता है, ये हमारा जो है रेफ्रिजरेंट होता है, और ये हमारी आइसोलेशन वॉल्व है, और यहाँ पे हमारा जो है पंप अटैच होता है जो कि हमारा वैक्यूम को क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन फ्रीज ड्रायर वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। हमारा फ्रीज ड्रायर में क्या होता है, हमारा वाटर को रिमूव करते हैं हम फ्रोजन स्टेट में बाय सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन हेल्प के थ्रू। सब्लिमेशन बेसिकली होता क्या है, हमारा जब भी सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। उसी के थ्रू हम जो है फ्रीज ड्रायर को वर्क करते हैं। इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन आती है। इट हैज़ 2 चैम्बर। इसमें जो है हमारे 2 चैम्बर होते हैं, 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, 2 कंडेंसर लगे होते हैं एंड अ वैक्यूम पंप, और हमारा ऊपर की तरफ हमारा जो है वैक्यूम पंप अटैच होता है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में हमारा फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है हमारा द सॉल्यूशन इज़ प्री कंसनट्रेटेड अंडर नॉर्मल ट्रे ड्रायर्स। हम जो है सॉल्यूशन को पहले ही हम जो है थोड़ा सा प्री कंसनट्रेट कर देते हैं हम नॉर्मल ट्रे ड्रायर में। द फाइनल प्रोडक्ट बिकम मोर पोरस, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा ज़्यादा पोरस हो जाता है। सेकंड स्टेप आता है हमारा प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। फिर हम जो है प्री फ्रीजिंग करेंगे हम जो है, ताकि हमारा वाटर जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में हो सके। इसमें क्या करते हैं हम, वाइल्स एम्प्यूल्स और बॉटल्स आर फ्रोजन इन कोल्ड शेल्फ। हम जो है वाइल्स और जो भी हमारे एम्प्यूल्स या बॉटल्स होती है उसको हम जो है कोल्ड शेल्फ में रख देते हैं। ड्यूरिंग दिस कैबिनेट इज़ मेंटेन एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारा कैबिनेट है उसका जो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा वाटर है वो हमारा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो जो हमारा जमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग में क्या होता है, इन दिस आइस फॉर्म ड्यूरिंग फ्रीजिंग इज़ रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन।
अंडर वैक्यूम एट लो टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी आइस जो है हमने जमा दिए, मतलब प्री फ्रीजिंग में हमारी जो भी वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो थर्ड में क्या कर रहे हैं हम, प्री ड्राइंग प्राइमरी ड्राइंग में जो भी हमने आइस बनाई थी, जो भी हमारी आइस जो है बनी है, वो हमारा जो है फ्रीजिंग के दौरान जो है वो हमारा रिमूव कर देंगे हम सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। मतलब हमने जो भी हमारी आइस बनी थी, हमारी फ्रीजिंग करने के द्वारा हमारी जो भी आइस बनी थी, उसको हम जो है रिमूव कर रहे हैं हम सब्लिमेशन की हेल्प से अंडर वैक्यूम। मतलब हम जो है वैक्यूम क्रिएट कर देंगे अंडर लो टेम्परेचर, उसमें हमारा जो सब्लिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और जो भी आइस बनी थी वो हमारे रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इसका थर्ड स्टेप आता है। फोर्थ आता है हमारा सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है हमारा, इन दिस स्टेप रिमेनिंग वाटर इज डिजॉल्व्ड फ्रॉम ग्लास एज द टेम्परेचर ऑफ सैंपल इज इंक्रीजेज। फिर हमारा जो बचा हुआ थोड़ा बहुत वाटर है वो हमारा डिजॉल्व हो जाएगा हमारा ग्लास के थ्रू, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो हम जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं वाइल मेंटेनिंग लो प्रेशर। हम जो है लो प्रेशर पे हम जो है धीरे धीरे जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो हमारा डिजॉल्व हो जाएगा ग्लास के थ्रू। तो इस तरीके से हम जो है अपने प्रोडक्ट को जो है बिल्कुल ही ड्राई कर देंगे और इसलिए हम जो है फ्रीज ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे इसकी वर्किंग में 4 ही स्टेप हैं। सबसे पहले हम जो है प्रिपरेशन और प्री ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिपरेशन और प्री ट्रीटमेंट में हम जो है उसको पहले से ही ट्रे ड्रायर में प्री कंसनट्रेट कर देंगे। फिर हम जो है सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में हम जो है उसको प्री फ्रीजिंग करेंगे ताकि वो जो है जो भी वाटर है उसको जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए वो आइस में। फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमारा प्राइमरी ड्राइंग करेंगे। प्राइमरी ड्राइंग में जो भी हमारी आइस बनी है वो हमारी हमारी जो है रिमूव हो जाएगी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर हमारा आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमारा जो सेकेंडरी ड्राइंग होती है, सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है, जो भी बचा हुआ वाटर होता है वो हमारा ग्लास के थ्रू डिजॉल्व हो जाता है और हमारा जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा पाउडर है वो हमारा फुली ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी वर्किंग होती है। तो गाइस उम्मीद है आप सभी को इसकी वर्किंग जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ वैक्सीन पेरेंटल फॉर्मुलेशन। हमारा वैक्सीन और पेरेंटल फॉर्मुलेशन जो है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देती है। इट इज़ यूज इन केमिकल सिंथेसिस एंड मेक मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब ये जो हमारा केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और उसको जो है ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड प्रोडक्ट्स इन फ्रीज ड्राई प्रोसेस। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारे ब्लड के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे प्लाज्मा वगैरह हो गए या ब्लड सेल्स हो गए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम जो है फ्रीज ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको इसके यूजेस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ बॉल मिल। और इसमें जो है बॉल मिल को जो है फुली एक्सप्लेन करना है। चलिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं साइज रिडक्शन होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज मेड स्मॉलर। इसमें क्या होता है, हमारा साइज रिडक्शन जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स को जो है हम उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कोई भी बड़ा पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल्स को हम जो है उसमें एट्रिशन या इम्पैक्ट लगा के हम जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम जो है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा साइज रिडक्शन होता है। मतलब किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी सब्सटेंस को साइज़ को छोटा करना, उसे हम कहते हैं साइज रिडक्शन। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। फिर हमारा जो है बॉल मिल स्टार्ट हो जाती है। बॉल मिल क्या होता है, हमारा बॉल मिल जो है एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम जो है साइज रिडक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारा जो इसका कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है। हमारे यहाँ जो है स्टैंड होता है जिसके ऊपर हमारा जो है सिलेंड्रिकल वेसल अटैच होती है। अब सिलेंड्रिकल वेसल जो है वो हमारा यहाँ पे हमारा जो मोटर अटैच होती है, मोटर के थ्रू सिलेंड्रिकल वेसल जो होती है वो हमारी रोटेट होती है। अब रोटेशन में क्या होता है, हमारा इसके अंदर जो हम मटेरियल लोड कर देते हैं और उसमें जो हम जो हमारा मेटालिक बॉल्स होती हैं उसको भी हम इसमें डालते हैं मटेरियल के साथ और उसको हम जो है क्लोजली बंद कर देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद जो हमारा मोटर जो है उसको रोटेट करेगी। अब रोटेट होने के बाद ये हमारा रोटेट होगी। तो रोटेट होने के बाद क्या होता है, हमारा जो हमारी मेटालिक बॉल्स होती है वो हमारा पाथ जो हमारा मेटालिक बॉल्स ऊपर जाएंगी और ऊपर रोटेट होने के बाद जो है ऊपर जाने के बाद सडनली नीचे गिरती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल जो होता है, जो भी हमारा मटेरियल्स होता है उसका साइज़ जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा बॉल मिल्स को हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, हमारा बॉल मिल जो है वो हमारा इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों के कॉम्बिनेशन पे जो है बेस्ड होती है। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेल्स एंड स्टेनलेस स्टील बॉल्स। इसमें क्या होता है, हमारा ये एक शेल होता है जिसको हमारा हॉलो होता है, मतलब अंदर से हमारा जो खाली होता है जिसमें हम जो अपना मटेरियल लोड कर देते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसमें जो है हमारा स्टेनलेस स्टील की बॉल्स हम इसमें डालते हैं ताकि हमारा जो साइज़ रिडक्शन है बहुत अच्छे से हो सके।
फिर हमारा नेक्स्ट आता है वर्किंग। इसकी वर्किंग जो होती है हमारी, सबसे पहले आता है हमें ओपन द कैप ऑफ शेल एंड एंटर द ड्रग मॉलिक्यूल्स इनटू इट। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो है ये वाली कैप को हमने ओपन करा और इसमें हम जो है ड्रग मॉलिक्यूल्स को एंटर कर दिया, मतलब जिसका भी हमें साइज़ रिड्यूस करना है उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। देन स्टार्ट द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ मिल्स। फिर हम जो है मटेरियल के साथ साथ हम जो है इसमें बॉल्स भी डालते हैं। हम जो है स्टील बॉल्स हम जो है यहाँ पे मेंशन करी है, उसको भी हमने मटेरियल के साथ डाल दिया और उसको हमने जो है बहुत अच्छे से बंद कर दिया है। फिर हम जो है उसको स्टार्ट कर देंगे एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज़, और फिर जो हम उसके स्पीड रिड्यूस करने के बाद उसको जो है मीडियम स्पीड पे रखेंगे ताकि हमारा जो है बॉल जो है वो हमारी मीडियम स्पीड में ऊपर तक जाए और ऊपर से जो है हमारा नीचे गिरे। अगर हम ज़्यादा तेज़ी स्पीड रखेंगे तो बॉल्स भी हमारा मटेरियल के साथ पूरा राउंड घूम जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट जो है वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो हमारा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो हमें जो है साइज़ जो हमारी स्पीड है, रोटेशन स्पीड, उसको जो हमें मीडियम पे सेट करना है। इट विल स्टार्ट एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज़, और ये जो हमारे स्टार्ट हो जाएगी और वो जो हमारा पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। आफ्टर रिडक्शन स्टॉप द मशीन्स एंड देन एग्जिट आउट द मटेरियल्स। फिर हम जो है रिडक्शन होने के बाद, मतलब उसमें जो है टाइमर सेट कर देंगे। टाइमर कंप्लीट होने के बाद पिप साउंड आती है। पिप साउंड होते ही हम जो है मान लेंगे कि हमारा जो मटेरियल्स है वो हमारा साइड रिड्यूस हो चुका है। फिर हम जो है मशीन को स्टॉप कर देंगे। मशीन स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे, हम जो भी मटेरियल हमने डाला था उसको निकाल लेंगे बाहर एंड सेपरेट आउट द बॉल्स फ्रॉम द पार्टिकल्स। फिर हम जो है जो भी हमने स्टेनलेस स्टील की बॉल्स डाली थी उसको हम जो है अलग कर लेंगे हमारे मटेरियल्स के थ्रू, मतलब मटेरियल से हमारी बॉल जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद हम अपने पार्टिकल्स को जो है कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा जो मटेरियल है हमने उसको लिया, हमने इसकी कैप ओपन करी, इसमें मटेरियल डाला। मटेरियल डालने के बाद हम इसमें जो है हम स्टील बॉल डाल देंगे। स्टील बॉल डालने के बाद इसको जो है हम अच्छे से बंद कर देंगे। अब अच्छे से बंद करने के बाद क्या होता है, हम इसको जो है रोटेशन स्टार्ट करेंगे। रोटेशन जो है उसकी स्पीड जो है हम मीडियम स्पीड पर रखेंगे। मीडियम स्पीड पर रखने के बाद हम जो है टाइमर सेट कर देंगे। टाइमर सेट होने के बाद जो है हमारा टाइमर कंप्लीट हो जाएगा। टाइमर कंप्लीट होने के बाद जो है उसमें पिप साउंड होती है। पिप साउंड होने के बाद जो है मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। मशीन ऑटोमेटिकली बंद होने के बाद ही हम जो है इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हम जो है मटेरियल और बॉल्स दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे और हम मटेरियल्स को हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। फिर नेक्स्ट हम इसके यूज देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर ग्राइंड ऑफ ड्रग्स फॉर सस्पेंशन। हमारा सस्पेंशन बनाने के लिए हमारा जो भी ड्रग्स यूज़ होती हैं उसको ग्राइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग सॉलिड स्टेट केमिकल रिएक्टिविटी। हम जो है मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने के बाद क्या होता है, हमारा जो भी केमिकल होता है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम जो है बॉल मिल का यूज़ करते हैं हम किसी भी केमिकल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन। हमें जो है डिस्टिलेशन टर्म को डिफाइन करना है कि डिस्टिलेशन होती क्या है। डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। और फिर हमें जो है स्टीम डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। चलिए इसको देख लेते हैं। डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन इज यूज टू प्योरीफाई द लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बेसिकली हमारा डिस्टिलेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन के लिए या फिर हम सेपरेट करने के लिए, मतलब लिक्विड के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और हमारा ये जो सेपरेशन होता है वो हमारा किस बेस पे होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। मतलब जितना हमारा ज़्यादा डिफरेंस होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट में, उतना ईजिली हम जो है लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिस्टिलेशन होता है। नेक्स्ट हम स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में देख लेते हैं। हमें जो है स्टीम डिस्टिलेशन की कंस्ट्रक्शन देखनी है, प्रिंसिपल देखने हैं और वर्किंग देखनी है और यूजेस देखने हैं। नेक्स्ट हम स्टीम डिस्टिलेशन की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमारे स्टीम डिस्टिलेशन की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हमारे स्टीम डिस्टिलेशन में हमारा जो है स्टीम कैन होती है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, कंडेंसर होता है और हमारा रिसीवर होता है। तो इस तरीके से हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। और यहाँ पे हमारे दो जो है हमारे स्टोव लगे हुए हैं जो कि हमारा हीट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्टीम कैन में हमने जो है वाटर डाल दिया। अब वाटर डालने के बाद ये जो हमारी स्टीम कैन जो है वो हमारे कनेक्ट होती है डिस्टिलेशन फ्लास्क से। डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो हमारा इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा जो है मिक्सचर है हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का, जिसको हमें जो है डिस्टिलेशन करनी है। अब वो जो हमारा लिक्विड इसमें प्रेजेंट है, अब ये जो हमारा फर्दर कनेक्ट होती है हमारी कंडेंसर से, और कंडेंसर जो है वो हमारा कनेक्ट होता है रिसीवर से। तो इस तरीके से हमारा ये कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट हम इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे हमारा स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो वर्क करता है। द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगन्स टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का जो हमारा मिक्सचर है वो हमारा तब बॉयल होना स्टार्ट होगा जब उसका जो हमारा सम है उसका वेपर प्रेशर का वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। इट हैपन बिकॉज स्टीम हैज़ आल्सो सम बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर।
अभी ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्टीम के पास भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट और उसका वेपर प्रेशर होता है, विच मिक्स विद द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ हमारा मिक्स हो जाएगी एंड रीच टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारा उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करने में हमारा हेल्प करेगी। एंड लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर्स, और हमारा जो लिक्विड्स है वो हमारा धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो भी हमारा इमिसिबल लिक्विड्स है वो हमारा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्टली फिल वाटर इन स्टीम कैन एंड फिल इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड्स इन डिस्टिलेशन फ्लास्क विद सम वाटर। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने स्टीम कैन ली, स्टीम कैन में हमने वाटर ऐड कर दिया, और फिर हमने क्या करा, हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड डाल दिया जिसको हमें डिस्टिलेशन करना है जिसका, और उसमें थोड़ा सा हमने वाटर ऐड कर दिया। फिर हमारा क्या आता है, ऑर्गेनिक लिक्विड मस्ट बी इनसॉल्युबल इन वाटर्स, और जो भी हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड्स है वो हमारा जो है मतलब इमिसिबल होना चाहिए, मतलब इनसॉल्युबल होना चाहिए हमारा वाटर के साथ। आफ्टर सेटअप स्टार्ट टू प्रोवाइड हीट, और सेटअप करने के बाद हम जो है प्रॉपर इस तरीके से अरेंज कर देंगे। इस तरीके से अरेंज करने के बाद हम जो है उसमें धीरे धीरे हीट देना स्टार्ट कर देंगे। एंड स्टीम आल्सो प्रोड्यूस इन स्टीम कैन विच एंटर्स इनटू द फ्लास्क, और फिर जो हमारा हीट देंगे तो हमारे स्टीम कैन में भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। अब हमारा स्टीम कैन में स्टीम प्रोड्यूस होगी, अब वो स्टीम जो है वो हमारा एंटर करेगी डिस्टिलेशन फ्लास्क में। द वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम स्टीम एट लो टेम्परेचर, और हमारा जो भी हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें हमारा जो है वेपर प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारा लो टेम्परेचर पे ही, मतलब हमारा कम टेम्परेचर पे ही हमारा जो वेपर प्रेशर है वो हमारा इक्वल हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो भी हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड था इसमें इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड था वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस मिक्सचर कन्वर्ट इनटू वेपर्स, वही हमारा बता रखा है। फिर हमारा ये जो मिक्सचर है वो हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में एंड पासिस थ्रू कंडेंसर, और ये जो हमारा कंडेंसर के थ्रू पास होगा एंड रिसीव इनटू रिसीवर, और फिर हमारा कंडेंसर इसको कंडेंस कर देगा और हमारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको रिसीवर में हमें मिल जाएगा। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ इज़ लेफ्ट इन द फ्लास्क, और हमारा नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो थी वो हमारा इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगी। प्रोडक्ट विच वी कलेक्ट इज़ सेपरेटेड थ्रू द फनल, और जो भी हमने प्रोडक्ट हमने कलेक्ट कर लिया है उसको हम जो है सेपरेट कर लेंगे फनल्स की, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, क्योंकि हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट जो हमने कलेक्ट करा है रिसीवर में, अब उसमें थोड़ा सा वाटर भी होगा और हमारा जो है ऑर्गेनिक लिक्विड भी होगा। अब उन दोनों को हमें जो है अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम जो है सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटिंग फ़नल में जब हम इन दोनों को डालेंगे तो हमारा जो वाटर जो है वो हमारा ऊपर हो जाएगा और हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। अब नीचे जो हमारा टैप होता है, टैप के थ्रू हम जो है ऑर्गेनिक लिक्विड वहाँ से निकाल लेंगे और हमारा वाटर उसमें ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हम जो है ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं और जो हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस आ जाते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट वोलेटाइल ऑयल्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। वोलेटाइल ऑयल्स और इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्योरीफिकेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, और हमारा एसेंशियल ऑयल्स की प्योरीफिकेशन के लिए भी हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, एड नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। हमें जो है सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सॉलिड मिक्सिंग आ जाता है। सॉलिड मिक्सिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट, हमारा सॉलिड मिक्सिंग जो होता है वो हमारा डिफ़िकल्ट हो जाती है, और हमारा लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है हमारा इट इज़ ईजी, और हमारा लिक्विड मिक्सिंग जो होता है वो हमारा ईजी होती है। सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है हमारा फेज़ आर आइडेंटिफाई ईजिली, हमारा सॉलिड मिक्सिंग में जो हम ईजिली फेज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है हमारा फेज़ आर नॉट आइडेंटिफाई। अब लिक्विड मिक्सिंग का हमारा एग्जांपल जो है इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने 3 तरीके की दालें जो है आपने मिक्स करी, तो ये जो हमारा आ जाएगा सॉलिड मिक्सिंग में। आप जो है ईजिली जो है अलग अलग दालों को सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो जो है उसका फेज़ जो है आपको क्लियरली दिख रहा है। बट लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, आपने जो है हल्दी ली, हल्दी को आपने जो है वाटर में मिक्स कर दिया, अब आपको जो है उसका फेज़ नहीं दिख रहा, तो आप उसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये जो हमारा ईजिली सेपरेट हो जाएगी और ये जो हमारा सेपरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जो है रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। इसमें जो होता है हमारा रिक्वायर मिक्सर एंड ब्लेंडर, और हमारा सॉलिड मिक्सिंग के लिए हम जो है मिक्सिंग करने के लिए हम जो है मिक्सर का यूज़ करते हैं और ब्लेंडर्स का यूज़ करते हैं। बट हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, हम रिक्वायर एजिटेशन, और लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है हमारा सिंपल एजिटेशन के थ्रू भी हम ग्लास रोड के थ्रू हम जो है इसका मिक्स कर सकते हैं। इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉलिड मिक्सिंग में जो होता है हमारा ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लिक्विड मिक्सिंग में जो है हम कम एनर्जी में भी हम ईजिली मिक्सिंग कर सकते हैं।
इट मे बी रिवर्सेबल, इसको जो हम रिवर्सेबली हम जो है सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हमने जो है 2-3 दालों को हमने जो मिक्स कर दिया और उसको हम जो है अलग अलग निकाल सकते हैं हाथों से बाय हैंड पिकिंग मेथड। बट हमारे ये जो था हमारा इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि हम जो है अगर हमने जो है हल्दी और पानी को अगर हमने मिक्स कर दिया तो हम उसको वापस सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी लिक्विड मिक्सिंग और सॉलिड मिक्सिंग डिफ्रेंशिएट होती है एक दूसरे से। नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। सॉलिड मिक्सिंग में हमारे जो है 3 मैकेनिज्म आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन मिक्सिंग, सेकंड आता है हमारा डिफ्यूजन मिक्सिंग और थर्ड आता है हमारा शेयर मिक्सिंग। फर्स्ट में क्या होता है हमारा कन्वेक्शन मिक्सिंग में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड यूजिंग ब्लेड्स एंड पेडल लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसमें क्या होता है हमारा ब्लेड्स और पेडल्स की हेल्प से हम जो है इन्वर्जन करते हैं पाउडर बेड के, मतलब बेसिकली हम ब्लेड रोटेट होंगे, ब्लेड रोटेट होने की वजह से हमारा जो पाउडर बेड होता है वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारा मिक्सिंग होती है, उसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन मिक्सिंग। फिर आता है हमारा डिफ्यूजन मिक्सिंग। डिफ्यूजन मिक्सिंग में क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एट इंटरफेस ऑफ डिसिमिलर रीजन। हमारे जो इंटरफेस होता है 2 पार्टिकल्स के बीच का जो हमारा इंटरफेस होता है उसके बीच में हमारा जो है रैंडम मोशन होना स्टार्ट हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन मिक्सिंग। थर्ड आता है हमारा शेयर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन बाय अप्लाइंग शेयर ऑन इट एंड पार्टिकल्स मिक्स ईजिली। और हमारा जो पार्टिकल्स हैं उनको हम उनके ऊपर जो हमने शेयर अप्लाई कर दिया, अब शेयर की वजह से हमारा जो है उसमें जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारी ब्रेक हो चुकी है, तो ईजिली हमारे पार्टिकल जो है वो हमारा मिक्स हो जाएंगे, इसी को हम कहते हैं शेयर मिक्सिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग। हमें जो है लिक्विड मिक्सिंग के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स और पेडल्स। ब्लेड्स और पेडल्स की हेल्प से हम जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल्स जो है वो हमारा उसको मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके थ्रू जो भी मिक्सिंग हमारे होती है उसी को हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। जैसा कि आपने इसमें कन्वेक्शन मिक्सिंग में पढ़ा था, कन्वेक्शन मिक्सिंग में क्या होता है, हमारा ब्लेड की हेल्प से हम जो है पाउडर बेड को मूव करवाते हैं ऊपर से नीचे, तो उस वही हमारा सेम प्रोसेस हो रहा है इसमें। इसमें हम जो है जो हमारा लिक्विड पोर्शन है, जो हमारा लार्ज पोर्शन ऑफ लिक्विड है, उसको हम जो है मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ब्लेड की हेल्प से, उसी को हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। सेकंड आता है टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग ओकर ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो, मतलब टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो भी हमारी मिक्सिंग हो रही है तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग। थर्ड आता है हमारा लेमिनार मिक्सिंग। लेमिनार मिक्सिंग में क्या होता है, एनी लिटरल मिक्सिंग ओकर बाय एक्शन ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन लेयर्स, मतलब हमारी लेयर्स के बीच में डिफ्यूजन होता है, उसके थ्रू हमारी जो भी मिक्सिंग हो रही है उसे हम कहते हैं लेमिनार मिक्सिंग। फोर्थ आता है हमारा मोलिकुलर मिक्सिंग। मोलिकुलर मिक्सिंग में क्या होता है, सिंपली कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको हम जो है डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। इट ओकर बाय थर्मल मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ये जो तो हमारा थर्मल मोशन की वजह से होता है, हमारा जब भी पार्टिकल्स में थर्मल मोशन आता है उसके थ्रू हमारा जो है मॉलिक्यूलर मिक्सिंग होती है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ड्रम फिल्टर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। हमें जो है ड्रम फिल्टर का डायग्राम बनाना है और उसका प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है। चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। हमारा सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से सेकंड आता है पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। हमारे सॉलिड में जो भी हमारी स्लरी है उसमें जो भी पार्टिकल जो हमारे सॉलिड प्रेजेंट है उनका पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी आपका जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उतनी जल्दी आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो हमारा पार्टिकल साइज जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। थर्ड आता है हमारा फिल्टर केक। फिल्टर केक जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। जैसे जैसे फिल्टर केक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका कम होता जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है वो भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। अब ये जो हमारे जैसे जैसे विस्कोसिटी जो है स्लरी की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। फिफ्थ आता है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारा अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट हमें देखना है ड्रम फिल्टर। ड्रम फिल्टर का हमें जो है डायग्राम बनाना है, फिर हमें उसके प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में देखना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो डायग्राम है ड्रम फिल्टर का वो इस तरीके से होता है। यहाँ हमारा जो है एक ड्रम होता है जो कि हमारा स्लरी में डूबा होता है आधा। अब यहाँ से हमारा जो स्लरी है जिसको हमें जो है फ़िल्टर आउट करना है।
अब ड्रम के अंदर जो हमारा पंप लगा होता है जो कि हमारा सक्शन क्रिएट करता है ड्रम के अंदर। अब ये जो हमारा ड्रम रोटेट हो रहा है, अब ड्रम रोटेट होते होते क्या करता है हमारा, सबसे पहले हमारा ड्रम आधा भीगा है तो हमारा यहाँ से जो हमारा ये जो स्लरी है वो उसके ड्रम के ऊपर धीरे धीरे चढ़ेगी, तो हमारा जो है सक्शन होगा। सक्शन की वजह से क्या होता है हमारा ये ड्रेनिंग जोन में क्या होता है हमारा जो भी हमारी स्लरी ड्रम के ऊपर चिपकी है उसमें जो है सक्शन के थ्रू उसके अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट है वो अंदर मतलब ड्रम जो है अंदर खींच लेगा, और जो भी हमारा पाउडर है वो हमारा इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, मतलब पाउडर जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ये होता है हमारा ड्रेनिंग जोन में। अब ड्रेनिंग जोन के बाद क्या आता है हमारा वॉशिंग जोन। वॉशिंग जोन में क्या होता है हमारा जो भी पाउडर हमने चिपका हुआ है उसके ऊपर वो जो है हमारा वॉश होगा, क्योंकि हमारा ऊपर से जो है वाटर स्प्रे होगा। वाटर स्प्रे होने पे क्या होता है जो भी मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं जो हमारे इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे रिमूव आउट हो जाएगी, और जो हमारा पाउडर है वो हमारा वॉश हो जाएगा। अब वॉश होने के बाद क्या होता है हमारा ये वॉशिंग जोन में वॉश हो गया, फिर हमारा आता है ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन में भी हमारा बेसिकली वही होता है, जो हमारा सक्शन है वो हमारा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो भी जो हमारा वॉशिंग के थ्रू हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स में वाटर एक्यूमुलेट हुआ है वो हमारे सक्शन के थ्रू हमारा रिमूव आउट हो जाएगा, और हमारा वापस जो है यहाँ पे जो है ड्राई प्रोडक्ट हमारा जो है ड्राई पाउडर हमारा यहाँ पे अटैच रहेगा। फिर हमारा जो है यहाँ पे नाइफ अटैच है, इसे हम कहते हैं रिमूवल जोन। रिमूवल जोन में क्या होता है हमारा नाइफ के थ्रू हम जो है यहाँ से जो भी पाउडर इस पर चिपका हुआ है वो हम यहाँ से नाइफ के थ्रू हमारा यहाँ से निकल जाता है, और हमारा यहाँ पे जो हमारा रिसीवर होता है जिसके अंदर हमारा सॉलिड पार्टिकल्स आ जाता है जो कि हमारा चाहिए होता है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सीव लाइक मैकेनिज्म अंडर कंडीशन ऑफ वैक्यूम। हमारा वो ये बता रखा है हमारा ये जो है सीव लाइक मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि हमारे इसके ऊपर जो है फिल्टर मीडिया मतलब फिल्टर मीडिया पूरा ऊपर पूरे ड्रम पे जो हमारा फिल्टर मीडिया लगा होता है, जिसके अंदर जो हमारा वैक्यूम अटैच होती है, मतलब वैक्यूम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर कंटेंट है वो अंदर ही खींच लेता है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ड्रम इज़ डिप्ड इनटू स्लरी। सबसे पहले हमने जो ड्रम जो है उसको स्लरी में अंदर डुबो दिया है। एंड वैक्यूम इज़ अप्लाई, और फिर जो हमने वैक्यूम को अप्लाई कर दिया है। व्हेन केक हैज़ फॉर्म्ड द केक रैपिडली पार्शियली ड्राई बाय वैक्यूम। फिर जो हमारा केक जो हमारा फॉर्म हो चुका है, और फिर जो हमारा जो केक है हमारा फॉर्म होने के बाद जो है वो हमारा पार्शियली ड्राई हो चुका है, क्योंकि हमारा जो वैक्यूम है, अब वैक्यूम होगी तो हमारा ड्रेनिंग जोन में हमारा जो हमारा ड्रेनिंग जोन है ये वाला जोन है, इसमें जो हमारा केक जो है अटैच हुआ है उसमें केक के अंदर जो भी वाटर था वो हमारा वैक्यूम के थ्रू हमारा अंदर खींच लेगा ड्रम, और हमारा जो हमारा सरफेस है उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा पाउडर अटैच रहेगा। ड्रम इज़ स्प्रे विद वाटर टू वॉश द केक। फिर हमारा जो है वॉशिंग जोन में आ जाता है। वॉशिंग जोन में क्या होता है हमारा ड्रम जो है वो हमारा स्प्रे करता है वाटर को, जो जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो हमारा वॉश हो जाता है। वैक्यूम प्रोड्यूस पार्शियली ड्राइनेस। और फिर हमारा जो है वॉशिंग जोन के बाद दोबारा हमारा ड्राइंग जोन आता है। ड्राइंग जोन में हमारा क्या होता है वैक्यूम जो है वो हमारा अप्लाई करी जाती है। वैक्यूम की वजह से हमारा जो सक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा जो हमने वॉश करा था, वॉश में जो भी हमारा वाटर पाउडर के ऊपर अटैच हुआ है वो हमारा वापस रिमूव कर दिया जाएगा, और उसको जो है पार्शियली ड्राई कर दिया जाएगा। देन द केक इज़ रिमूव्ड बाय डॉक्टर नाइफ। और हमारा केक जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा हमारा डॉक्टर नाइफ की वजह से। वही हमारा जो बता रखा है हमने, यहाँ पे हमारा जो नाइफ अटैच हो चुका है, नाइफ जो है वो यहाँ पे अटैच है, जिसके थ्रू हमारा जो पाउडर है वो हमारा डिटैच हो जाएगा यहाँ से, और हमारा रिसीवर में रिसीव हो जाएगा। अब प्री कोटिंग ऑफ फिल्टर एड प्रिवेंट द ब्लॉकिंग ऑफ फिल्टर क्लॉथ ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और फिर हम जो है केक को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो है प्री कोट कर देंगे फिल्टर एड्स का। फिल्टर एड्स क्या होता है हमारा, ये जो है प्रिवेंट कर देते हैं ब्लॉकिंग ऑफ फिल्टर क्लॉथ। जो भी हमारा फिल्टर क्लॉथ उसके ऊपर लगा हुआ है उसको ब्लॉक होने से बचाता है फिल्टर एड्स। तो वही हमारा बता रखा है, ताकि हमारा जो है ये दोबारा जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर सके। तो इसमें जो हम फिल्टर एड्स जो है उसकी प्री कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हमारे पोर्स होते हैं हमारे फिल्टर क्लॉथ में वो हमारे बंद ना हो सके। तो बेसिक हमारी यही वर्किंग है हमारी ड्रम फिल्टर की। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफाई इवेपोरेटर्स, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन डिस्कस। हमें जो है सबसे पहले इवेपोरेटर्स की क्लासिफिकेशन देखनी है, और फिर हमें जो है फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई इवेपोरेटर्स बेस्ड ऑन हीटिंग मटेरियल मूवमेंट्स। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सिंपल इवेपोरेटर्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है इवेपोरेटिंग पैन। सेकेंड आता है नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर। थर्ड आता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसमें हमारा एग्जांपल आता है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। फोर्थ आता है हमारा फिल्म इवेपोरेटर्स। इसमें हमारा एग्जांपल आता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं।
इसमें हमारा सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सेकंड आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन के, मतलब जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसको आप जो है रियल लाइफ से कोरिलेट करके कर सकते हैं कि जैसे आप जो है गर्मियों में सुखाते हैं तो जितनी ज़्यादा जो है सनलाइट होगी उतना ही ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपके जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरीके से थर्ड आता है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन के, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। फोर्थ आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन के, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम आपका जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे बरसात के दिनों में आपके जो है कपड़े जो है बहुत देर में सूखते हैं या फिर टाइम लगाते हैं सूखने में। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पहले ही ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हमारा कम हो जाता है। इसी तरीके से फिफ्थ आता है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होता है? हमारा विंड स्पीड जो होता है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जितनी ज़्यादा आपकी विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सिक्स्थ आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या कहते हैं? हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जितना ज़्यादा आपकी डेंसिटी होगी उतना ही कम आपका जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस उम्मीद है आप सभी इन्हें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। हमें जो है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, उसका प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करना है, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है और यूजेस बताने हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। हमारी नॉन परफोरेटेड बास्केट कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है हमारी। ये जो हमारा बास्केट होती है जो कि हमारा शाफ्ट से अटैच होती है और शाफ्ट की जो है हमारे कनेक्ट होती है मोटर से। अब यहाँ से हमारा जो ऊपर से जो है फीड आती है, ये हमारी फीड इनलेट है, यहाँ से फीड आएगी बीच में। और ये जो हमारी बास्केट होती है वो हमारी रोटेट होती है मोटर की हेल्प से। जो हमारा रोटेशन होती है हमारा, उसकी वजह से हमारा इसके बास्केट के अंदर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक्ट होगी। अब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से हमारा जो लिक्विड है हमारा सॉलिड है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंस है और दोनों की डेंसिटी के बेस पे ही हमारा जो है सेपरेशन हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली सॉलिड और लिक्विड दोनों को सेपरेट कर देते हैं हम नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। सेपरेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन सैम्पल सॉलिड सेटल एट द साइड ऑफ बास्केट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। वही हमारा बता रखा है। इसमें सेपरेशन जो होता है वो हमारा डेंसिटी के बेस पे होता है। डेंसिटी जो होती है हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों की डिफरेंस होती है, उसके बेस पे हमारा जो है ये दोनों सॉलिड और लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं हमारे उनकी डेंसिटीज़ के बेस पे। इसमें बेसिकली क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक्ट होती है जिसकी वजह से हमारा जो है इन दोनों का सेपरेशन होता है। आप इसको जो है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज को जो है आप वॉशिंग मशीन के ड्राई चैम्बर के थ्रू जो हम रियल लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जो है कपड़े डालते हैं आप ड्राइंग कैबिन में, जो हमारा वॉशिंग मशीन का होता है उसमें भी हमारा जो है नीचे मोटर फिट होती है, वो जो है हाई स्पीड पे रोटेट होता है। अब हाई स्पीड पे रोटेट होता है तो हमारा वाटर जो होता है वो हमारा नीचे की तरफ गिर जाता है और हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे साइडों की तरफ चिपक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे कपड़े जो होते हैं वो हमारे हैवी होते हैं, तो हमारा वो हैवी मटेरियल जो होता है वो हमारा साइडों पे चिपक जाता है। इसी तरीके से हमारा वही वर्क यहाँ हो रहा है। जो हमारा यहाँ से फीड डाली, फीड में क्या हमारा वाटर और सॉलिड दो चीज़ें हैं। अब जो हमारा वाटर है वो हमारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा और हमारा सॉलिड जो है वो हमारा डेंसिटी उसकी हाई होती है, ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारा जो सॉलिड है वो हमारा नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। उम्मीद है गाइस आपको इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या होती है? द सस्पेंशन इज़ फीड इनटू द बास्केट कंटिन्यूसली थ्रू फीड इनलेट। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है सस्पेंशन जो है हम यहाँ से फीड इनलेट के थ्रू हम जो इसमें कंटिन्यूसली फीड करे जा रहे हैं, हम इसमें अंदर डाले जा रहे हैं। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड डिपॉजिट एट द साइड ऑफ द बास्केट। हमारा अभी ये जो हमने फीड इनलेट करवा दिया, अब फीड को हमने इसके अंदर डाल दिया, कंटिन्यूसली जा रही है और ये जो हमारा रोटेट हो रहा है। रोटेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये जो है मोटर के कनेक्ट है। अब मोटर जो है वो हमारी रोटेट होगी हमारा, इसी वजह से हमारा बास्केट जो है वो हमारी रोटेट होती है। अब रोटेट होने की वजह से इसमें जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्रिएट हो रही है। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड डिपॉजिट एट द साइड ऑफ बास्केट। अब हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक्ट होने की वजह से हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारा बास्केट के साइडों में डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे जो है अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइल लिक्विड रिमेन एट द टॉप, जबकि हमारा लिक्विड जो है वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। विच इज़ रिमूव्ड बाय स्कीमिंग ट्यूब, जो कि हमारा स्कीमिंग ट्यूब के द्वारा हमारा रिमूव हो जाएगा। When sufficient amount of solid get deposited, then it removed by hand
एंड बाय स्क्रैपर। जब हमारा सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो हमारा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे जो बास्केट है उसके किनारों पे, तो उसको जो है हम हैंड या फिर हमारे स्क्रैपर की हेल्प से हम जो उसको रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग होती है हमारी नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज की। नेक्स्ट हमारा इसके यूजेज आ जाते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन डिपॉजिटेड सॉलिड ऑफर हाई रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ लिक्विड। हमारा ये कब यूज़फुल होता है, जब हमारा जो है जो सॉलिड है वो हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है हमारा लिक्विड को रिमूव करने के लिए, तो उन सॉलिड्स के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कोरोजन, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ कोरोजन, एक्सप्लेन हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब इसमें जो है कोरोजन को हमें जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कोरोजन होता क्या है, कितने तरीके के कोरोजन होते हैं और कैसे हम जो है कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले कोरोजन होता क्या है। कोरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटालिक मटेरियल्स। मतलब मेटालिक मटेरियल्स का हमारा जो है डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर हमारा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। बेसिकली अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, जब भी हमारा मेटालिक मटेरियल जो होता है वो हमारा वाटर के कांटेक्ट में आता है या फिर हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो हमारा धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब टूटना स्टार्ट होगा तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन, जिसको हम हिंदी में जंग कहते हैं। इसके हमारे टाइप्स आ जाते हैं। कोरोजन जो होता है वो हमारा 4 तरीके का होता है। सबसे पहला आता है जनरल कोरोजन, सेकंड होता है हमारा लोकलाइज कोरोजन, थर्ड होता है हमारा स्ट्रक्चरल कोरोजन और फोर्थ होता है हमारा बायोलॉजिकल कोरोजन। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पेंटिंग एंड कोटिंग। हम जो है किसी भी मेटल पे हम जो है पेंट कर दे या फिर उसमें जो है कोटिंग कर दे, जिसके थ्रू हम जो है कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं उसे। सेकंड आता है अलॉइंग ऑफ आयरन मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस। हमारा जो है आयरन का अलॉय बना दे, मतलब आयरन जो है उसको डायरेक्टली हमारा जो है कोरोजन हो सकता है, बट अगर हम आयरन का अलॉय बना देंगे तो उसमें जो हमारा कोरोजन नहीं होता। अब आयरन के अलॉय बनाने में क्या होता है, हमारा आयरन में जो होता है हमें क्रोमियम और निकल को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है वो हमारी इनहेंस हो जाती है। थर्ड आता है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन के थ्रू हम जो है कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा प्रॉपर डिज़ाइनिंग टू रिड्यूस कोरोजन। हम जो है प्रॉपर डिज़ाइन करें, जहाँ पर हमारा जो है वाटर कंटेंट होता है वहाँ पर हम जो है प्लास्टिक या अदर मटेरियल का यूज़ करें, हम वहाँ पर आयरन मटेरियल या फिर मेटेलिक मटेरियल यूज़ ना करें, जिसकी वजह से हमारा जो है कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है। लास्ट आता है हमारा यूजेज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर्स लाइक क्रोमेट्स, सिलिकेट्स एंड फॉस्फेट्स। हम जो है कोरोजन इनहिबिटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा क्रोमेट्स हो गए, सिलिकेट्स हो गए और फॉस्फेट्स हो गए। ये सब जो हम यूज़ करते हैं हम कोरोजन को इनहिबिट करने के लिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2020-21 का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए है। और आपको अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।